नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। एक मुश्त रकम मिलने पर कई बार हम दुविधा में फंस जाते हैं कि इस रकम का इस्तेमाल कर्ज का बोझ कम करने में लगाएं या फिर कहीं पर निवेश करें। आज हम समझेंगे किस तरीके में है ज्यादा समझदारी और कैसे आप अपने पैसे स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे समझाने के लिए हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हेमंत जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में। और कई दर्शक हमसे सवाल पूछते हैं कि हम चुने किसको, एसआईपी को या फिर ईएमआई को। हालांकि दोनों अलग है, दोनों के पर्पस अलग है, लेकिन जब पैसे हाथ में होते हैं तो लोग ज्यादातर ये सोचते हैं कि सबसे पहले कर्ज का बोझ कम कर दिया जाए और इन्वेस्टमेंट शायद दूसरे नंबर पर रखते हैं। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं या आपकी कोई और राय है? देखिए स्वाति, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और काफी बार इन्वेस्टर्स को, जो बोरोवर्स हैं, उनको फेस करना पड़ता है कि हमारी ईएमआई चल रही है या हम लोन की रीपेमेंट कर रहे हैं और हमारे पास या तो लमसम पैसा है या हमारी इनकम ऊपर चली गई है, तो हम करें क्या। देखिए, अगर हम बाकी सब फैक्टर्स को एक बार एक सेकंड के लिए अगर सब छोड़ दें, तो अगर मैं सिर्फ इसी इशू को देखूं इंडिपेंडेंटली, तो हमेशा लगेगा कि अच्छा आइडिया है कि भाई आप, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप लोन को प्रीपे कर सकते हैं, एक तो थोड़ा सा जो टेंशन रहती है कि मुझे लोन रीपे करना है वो कम हो जाएगी। दूसरी तरीके से आप जब लोन रीपे करते हैं तो आपका जो प्रिंसिपल है वो कम होता है और उससे क्या होता है कि आपकी जो इंटरेस्ट बोझ है आपके ऊपर वो काफी हद तक कम हो जाता है। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, एक और फैक्टर है कि किस तरह का लोन है आपके पास। देखिए, अगर कोई पर्सनल लोन है या क्रेडिट कार्ड का लोन है तो जाहिर सी बात है उसमें बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होता है, स्पेशली अगर क्रेडिट कार्ड लोन है तो और भी ज्यादा होता है। तो फिर तो आपकी प्रायोरिटी सीधी सीधी ये होनी चाहिए कि आपके पास अगर सरप्लस कैश है तो आप उसको लोन को प्रीपे करने में या रीपे करने में इस्तेमाल करें। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट लोन है जो हम में से काफी लोग लेते हैं, वो है होम लोन। अब होम लोन जो है एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, एक आप ऐसी एसेट बनाते हो जिसको, जो एक अप्रिशिएटिंग एसेट है। और इसमें ज्यादातर हमने देखा है कि पिछले कुछ सालों में जो इंटरेस्ट रेट थे वो काफी कम थे और उसके साथ हमें कुछ टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं जब होम लोन की बात आती है तब उसका जवाब सीधा सीधा नहीं है। वहां पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखना चाहिए उससे पहले कि आप डिसाइड करें कि आपको लोन प्रीपे करना है या अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को देखना चाहिए उससे पहले कि आप डिसाइड करें कि आपको लोन प्रीपे करना है या अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है। तो जैसा मैंने कहा, डिपेंड करता है किस तरह का लोन है। अगर होम लोन है तो डेफिनेटली कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो आपको हमेशा देखने चाहिए। तो आपने कहा कुछ फैक्टर्स को देखने की जरूरत है। हमें यह भी मालूम है कि होम लोन पर एक अच्छा खासा टैक्स बेनिफिट भी हमें मिलता है। क्या टैक्स एक ऐसा फैक्टर हो सकता है जिसको ध्यान में रखते हुए हमें सोचना पड़े? और जब हम एसआईपी की बात करते हैं, एसआईपी के फायदे को भी ध्यान में रखते हुए जब हम कंपेयर करें अगेंस्ट प्रीपेइंग अ लोन, तो यहां पर कौन सा फैक्टर है जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्या टैक्स एक बहुत बड़ा एक डिसाइडिंग फैक्टर बनता है यहाँ पर, हेमंत जी? देखिए, अगर हम होम लोन की बात कर रहे हैं स्वाति, तो एक सबसे बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि ज्यादातर जो लोन है वो एक फ्लोटिंग रेट लोन रहते हैं, जिसमें जो इंटरेस्ट रेट है वो एक एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक होता है। तो जहां तक उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का सवाल है, वो काफी फ्लेक्सिबिलिटी आपके पास, क्योंकि जब आप वहां पे प्रीपे करते हो तो आपको किसी तरीके से पेनल्टी नहीं मिलती। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर सभी को ध्यान में रखना चाहिए। अब हम बात करें टैक्स बेनिफिट की। देखिए, अगर हम होम लोन की बात करें तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये, क्योंकि इसमें आपको दो तरह के टैक्स बेनिफिट मिलते हैं। एक तो सेक्शन 80C में जो आप प्रिंसिपल की प्री पेमेंट करते हो, उसमें आपको जो 1,50,000 की जो छूट है उसमें से एक ये भी है फैक्ट के अगर आप प्रिंसिपल की प्रीपे कर रहे हो या रीपे कर रहे हो तो वहां पे आपको उसके ऊपर छूट मिलती है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये भी देखनी है कि वाकई में क्या आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। क्योंकि अगर आप मान लीजिए ऑर्गेनाइज सेक्टर में है, आपका एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड है और आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है या और कुछ जो उसमें अलाउड है, उसमें से अगर आप ऑलरेडी उसको इस्तेमाल कर रहे हो तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको देखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर जहां तक टैक्स बेनिफिट का सवाल है वो ये है कि 2 लाख रुपए का जो इंटरेस्ट आप पे करते हो उस पर आपको टैक्स नहीं पे करना। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज ये भी जानना है कि अगर आपने जॉइंट लोन लिया अपने स्पाउस के साथ तो आप दोनों इसको यूज कर सकते हो। तो वो एक इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, कितना आपका लोन अमाउंट है
और किस स्टेज पे है आप। अगर आप देखिए, हम सभी जानते हैं कि जब हम लोन लेते हैं शुरुआत में ईएमआई का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इंटरेस्ट पेमेंट की तरफ जाता है और जो प्रिंसिपल की जो रीपेमेंट है उस पर वो कम जाता है। जैसे जैसे समय बीतता है, आखिर के कुछ साल बचते हैं, तो सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है वो प्रिंसिपल का रीपे करने में जाता है और इंटरेस्ट में कम जाता है। तो आई थिंक आपको ये भी देखना पड़ेगा आप कौन से टैक्स ब्रैकेट में है, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कितना लोन है आपका, वाकई में क्या आप उस 2 लाख को पूरा इस्तेमाल कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, और ये भी देखना पड़ेगा कि कितना समय आपके पास बचा है। बट ये डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा आपके फैसला लेने के समय पे। अगर आपको इसका काफी फायदा हो रहा है, आप शुरुआती दौर में है अपने लोन लेने के, तो वहां पे आपको ज्यादा फायदा हो सकता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है देखना, लेकिन मैंने उसके साथ भी कहा कि कुछ और फैक्टर हैं जो आपको देखने की जरूरत है। बिल्कुल। अब आपने लोन प्री पेमेंट या होम लोन प्री पेमेंट कब करना चाहिए, किन फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, ये तो बताया, लेकिन कब ऐसी सिचुएशन हो सकती है जब किसी निवेशक को एसआईपी ही जारी रखने में समझदारी है? मतलब ईएमआई भी चल रही है लेकिन एसआईपी भी चल रही है, और वो निवेशक सोचता है क्यों ना मैं थोड़ी समय ईएमआई रोक ही दूं और माफ कीजिए कुछ समय थोड़ी देर एसआईपी रोक ही दूं, क्योंकि स्टॉप करने का या पॉज करने का वहां पर ऑप्शन होता है। ईएमआई तो आपको कंपलसरी पे करनी ही है और वो पैसा ईएमआई में लगा दूं। लेकिन ये तर्क आपका कौन सा होगा जब आप कहें कि नहीं, एसआईपी आपको इस सिचुएशन में जारी रखनी चाहिए, ईएमआई तो चलती रहेगी लेकिन कुछ पैसा अपने फाइनेंशियल लक्ष्यों के लिए भी रखिए? देखिए स्वाति, जब हम होम लोन की बात करते हैं तो हम ऐसी एसेट की बात कर रहे हैं, जैसे मैंने कहा, एक एप्रिशिएटिंग एसेट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं हमें और हमारे परिवार को एक सिक्योरिटी देती है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्वियसली। तो आप उसको उसके लिए आप लोन लेते हैं, आप उसको पे करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जो आपका कमिटेड टेन्योर है उस लोन का। लेकिन जब आप एसआईपी करते हैं, आई थिंक एक इंपॉर्टेंट चीज समझना चाहिए कि इसके अलावा भी हमारे इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल होते हैं। जैसे आपकी खुद की रिटायरमेंट हो सकती है, या आपके बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, या और भी कोई ऐसा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, या आपकी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो सकती हैं जिसके लिए भी आपको सेव करना है। अगर आप घर में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज को कमिट कर देंगे तो कहीं ना कहीं आप ये मत भूलिए कि अपने जो लॉन्ग टर्म गोल्स हैं उस पर भी कंप्रोमाइज करेंगे। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे बच्चों की एजुकेशन है या आपकी रिटायरमेंट है, वो तो समय पे होनी है, राइट। जितना लंबा समय आप अपने आप को देंगे उसका कॉर्पस बनाने के लिए, उतना फायदा आपको क्या होगा, एक तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा, दूसरा आप छोटी छोटी रकम से एक बड़ी कॉर्पस को बना पाएंगे। लेकिन जितना आप उसको डिले करेंगे तो क्या होगा, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट गोल्स हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आप सिर्फ एक चीज पे फोकस करके आप ओवर कमिट करके कि आप चलिए जो पैसा हमारे पास है उसको भी हम प्रीपे करने के लिए यूज करते हैं और ये जो इंपॉर्टेंट गोल्स हैं इनको आप इग्नोर करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप ये डेफिनेटली आपके फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है अगर ये इतने इंपॉर्टेंट लॉन्ग टर्म गोल्स को आप इग्नोर करें। तो जैसे मैंने कहा, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है कि क्या आपके पास एडिक्वेट पैसा है कि बाकी जो गोल्स हैं उनके लिए आप उसको सेट असाइड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आई थिंक सेंसिबल थिंग ये होगी कि आप दोनों में साइमल्टेनियसली काम करें। जो आपकी लोन की जो रीपेमेंट चल रही है उसको चलने दीजिए, और जो आपके पास एक्सेस पैसा है, चाहे वो मंथली बेसिस पे हो या आप लमसम हो, तो अपने गोल्स के ऊपर हमेशा ध्यान रखिए और उसको किसी भी हालत में इग्नोर मत कीजिए। ओके, एक कॉलर से बात करते हैं, इस वक्त हमारे साथ है। इनफैक्ट उनका जो सवाल है कॉलर का वो हमारे इस टॉपिक से ही जुड़ा हुआ है। समझते हैं जरा वो क्या समझना चाहते हैं। पुणे से अमर वोरा हमारे साथ है। अमर जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने शो में। आप एक बहुत जरूरी टॉपिक पर हमसे अपनी राय लेना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से कि ईएमआई जारी रखें या फिर एसआईपी, जरा थोड़ा डिटेल में बताएंगे। यस मैडम, तो एक्चुअली मैडम मैंने प्रॉपर्टी 4 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी थी। तो एक्चुअल में अभी मेरा ऐसा है कि अभी इसमें प्रॉपर्टी में मेरा ईएमआई तो चालू ही है, प्लस मैं एसआईपी भी कर रहा हूँ। तो मुझे एक्चुअल में ये पूछना था कि ये एसआईपी में इन्वेस्ट में चालू रखूँ वो अच्छा स्ट्रेटेजी रहेगा या पहले फर्स्ट ईएमआई मुझे क्लियर कर देना चाहिए? क्योंकि ऑलरेडी मेरी एसआईपी ऑलरेडी पिछले 3 साल से चालू ही है। मैंने कुछ फंड्स में भी एसआईपी मेरा चालू है, जैसे कि एक्सिस फ्लेक्सी कैप है, फिर कोटक में भी है, एक्सिस ब्लू चिप भी है। मैंने आपको फंड के नाम भेजे हैं, तो उसमें मेरी एसआईपी तो चालू ही है। हाँ।
तो प्लस मेरा EMI, तो मैं एक्चुअल में मेरा फ्लैट है वो रूरल एरिया में, तो उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो ज्यादा है। 11.55 मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, जो प्राइवेट फाइनेंस से मुथूट फाइनेंस है। सो एक्चुअल में मुझे वो पूछना था, तो बेस्ट स्ट्रेटजी ये रहेगी ये EMI में मैं ज्यादा पैसे डालूं या SIP पे ज्यादा फोकस करूं पहले? तो थोड़ा वो एक मेरा कंफ्यूजन है। ओके, या ठीक है। अमर जी, आपने जो फ्लैट लिया वो 4 साल पहले लिया, 4 साल से आपकी चल रही है EMI, 20 साल का आपका लोन है, मतलब 16 साल अभी आपके बाकी हैं, राइट? एग्जैक्टली। हाँ, 16 साल बाकी हैं। और ये जो आप SIP कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड में निवेश, ये कितने सालों से कर रहे हैं? उसको भी 3.5 साल, आई थिंक अराउंड 3.5 साल के आसपास हुआ है। ओके, मतलब ऑलमोस्ट सेम टाइम हम कहेंगे। Yes, same timing, कितना पोर्टफोलियो वैल्यू कितना हुआ मालूम है आपको, ये जो आपने इन्वेस्टमेंट किया है एक्चुअल में? अराउंड 1.5 लाख के आसपास में हुआ है। सो उतने के आसपास मेरा पोर्टफोलियो वैल्यू है। और ये मेरा टॉपअप, उसमें कुछ कोटक फ्लेक्सी है, तो उसमें मेरा टॉपअप है, तो हर साल वो बढ़ता जाता है। तो ये SIP भी हर साल बढ़ती है। तो और ऊपर से मैं भी हर साल कुछ ना कुछ थोड़ा इन्वेस्ट। यस, ठीक है। 1.5 लाख का पोर्टफोलियो वैल्यू, और आप एक मुश्त निवेश भी कर रहे हैं एक टैक्स रिलीफ फंड में, ALSS फंड है जो, उसमें आप 15,000 का हर साल पैसा डालते हैं, और इनफैक्ट शेयर बाजार में भी आपने पैसा लगाया हुआ है 25,000 का। तो इनका हेमंत जी, इनकी लगभग जो निवेश है वो भी लगभग 4 साल पुराना है। इनका जो इन्होंने लोन लिया वो भी 4 साल पुराना है। और एक और बात मुझे आपसे पूछनी है अमर जी, ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ये किसी पर्टिकुलर टाइम होराइजन के लिए कर रहे हैं कि कब तक आपको इन्वेस्टमेंट करना है? ये एक्चुअली मेरा टारगेट ये है कि मेरा जो अभी ये इंटरेस्ट रेट हाई जा रहा है, तो एक्चुअली मेरा टारगेट ये है कि मुझे इंटरेस्ट जो फ्लैट मेरी प्रॉपर्टी है, जो मेरा अभी जो इंटरेस्ट जा रहा है, मेरा टारगेट वही, मुझे वो रिकवर करना है। तो इसीलिए मैंने SIP स्टार्ट, पैरेलली मैंने SIP स्टार्ट की। यस लगभग। यस, ओके, अपनी उम्र भी बता दीजिए अमर जी। 40 ईयर। 40 इयर्स, ओके। थोड़ा सा क्लैरिटी हेमंत जी, अगर आप भी कुछ जानना चाहे तो आप पूछ सकते हैं, पर काफी हद तक इन्होंने क्लियर कर दिया है कि ये क्या चाहते हैं अभी। इनका निवेश भी उतना ही पुराना है जितना इनका पुराना लोन है, और ये वो इंटरेस्ट अमाउंट रिकवर करना चाहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल इनका है, और कई निवेशकों या दर्शकों के मन में कुछ ऐसा ही सवाल घूम रहा होगा कि क्या अभी समझदारी है करना। और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि इनका जो होम लोन रेट है वो बहुत हाई रेट पर है, 11.55% पर इन्होंने 25 लाख का लोन लिया हुआ है, एज कंपेयर टू जो बाकी बैंक है, जिसमें तो ऑफकोर्स इंटरेस्ट रेट बढ़े जरूर हैं, लेकिन इनका उससे भी कई ज्यादा है। क्या आप इनको सजेस्ट करते हैं, इनके सिचुएशन के हिसाब से क्या परफेक्ट रहेगा इनके लिए? मुझे सिर्फ एक ही सवाल पूछना है अमर जी से, अगर वो बता सके मुझे। कि इन्होंने कहा जो इन्वेस्टमेंट का जो पर्पस है उनका सिर्फ ये है कि जो वो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसको कहीं ना कहीं ये इन्वेस्टमेंट करके रिकवर कर सके। मुझे सिर्फ आपसे ये जानना है कि आप इसके अलावा जो आपके अगर और कोई गोल्स होंगे, ऑब्वियसली आप रिटायरमेंट के लिए कॉर्पस बनाना चाहोगे या और कुछ अगर आपके गोल है, उसके लिए कोई और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि यही इन्वेस्टमेंट है? ये एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट तो मैं एक्चुअल में मेरी एक डॉटर है, तो उसमें सुकन्या अकाउंट है उसका, तो उसमें भी मेरा इन्वेस्टमेंट चालू है। पर वो एवरी ईयर आई थिंक अराउंड 20 to 25,000 में उसमें भी डालता हूँ। और एक्चुअली एजुकेशन पर्पस के लिए मुझे बस डॉटर, उसके अलावा सिर्फ यही एक पर्पस है कि एजुकेशन में काम आ सके बस। आपकी खुद के रिटायरमेंट वगैरह के लिए कुछ नहीं बचाना है? वो गोल है, पर एक्चुअल में मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि ये मुझे पहले तो ये अमाउंट रिकवर, ये फर्स्ट तो मुझे ये, क्योंकि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है, तो उसको मैं निपटाना चाहता हूँ। तो उसको सबसे पहला मेरा टारगेट वो है, मैं उसके बाद नेक्स्ट टारगेट सेट करूंगा। एक्चुअल में मैं 1 by 1 टारगेट सेट कर रहा हूँ। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। देखिए, मेरी आपको सलाह 2-3 चीजें, इंपॉर्टेंट चीज मैं चाहूंगा कि इस पे आप ध्यान दीजिए। हमने शुरुआत में कुछ बात की कि कुछ फैक्टर्स हैं वो आपको कंसीडर करने चाहिए। तो आपके केस में उसमें ऑब्वियसली एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने कहा कि करीब 11.55% आप इंटरेस्ट रेट पे कर रहे हो। अब आप ये समझ लीजिए कि अगर आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट करते हो, रेगुलरली डिसिप्लिन तरीके से भी करते हो, तो 16 साल का समय आपके पास, 16 साल तक 12% का रिटर्न जनरेट करना, जो हालांकि पॉसिबल है,
लेकिन ये एक चैलेंज भी हो सकता है, क्योंकि ऐसे भी कुछ साल होंगे जब मार्केट अच्छा नहीं करेगा, आपकी जो एवरेज रिटर्न है वो कम आ जाएगी। तो आप पहले तो आप ये ध्यान रखिए। दूसरी बात ये कि अभी आपके पास 16 साल बाकी है अपने अपने लोन को रीपे करने के लिए। साथ ही जैसा आपने कहा कि आपका जो पूरा फोकस है इसके अलावा सिर्फ अपनी डॉटर की एजुकेशन है, आपने सुकन्या समृद्धि में पैसा लगाया है, एक अच्छी ऑप्शन है। लेकिन अगेन वहां पे जो अगर आप उसके सामने अगर आप एसआईपी करें तो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा उससे बेटर रिटर्न मिल सकता है। तो एक वो भी ध्यान रखिए। और दूसरा, मैंने पहले भी कहा जैसे कि खुद की रिटायरमेंट को इग्नोर करना भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा ना एक बैलेंस करके चलना पड़ेगा कि आपको होम लोन भी रीपे करना है और जितना जल्दी हो सके वो रीपे करना चाहते हो। डॉटर की एजुकेशन पे भी ध्यान देना और खुद की रिटायरमेंट पे भी देना है, क्योंकि जितना आप समझ लीजिए कि आप अगर 10 साल अपनी रिटायरमेंट को डिले करते हो तो आपको 3 गुना ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो उसको आप इग्नोर मत कीजिए। आई थिंक इनके सर्कमस्टांसेस देखते हुए स्वाति, मुझे लगता है कि ये जैसा उन्होंने कहा कि कभी कभी एक मुश्त पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, चाहे तो वो पैसा उसको प्रीपे करने के लिए डेफिनेटली इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से इनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन ये रहेगा कि पूरा का पूरा फोकस इस पे ना दें। जब भी पॉसिबल हो प्रीपे करने की कोशिश कीजिए, चाहे वो लमसम वाला पैसा है वो यहाँ पे लगा दीजिए, लेकिन डेफिनेटली नॉट एट द कॉस्ट कि आप बाकी जो आपके गोल्स हैं उसको आप इग्नोर करें। तो ये आप ध्यान रखिएगा। दोनों चीजें आप कर सकते हो अगर आप दोनों के बैलेंस करके चलो। कुछ पैसा आप प्रीपेमेंट के लिए इस्तेमाल कीजिए, कुछ पैसा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल कीजिए। आई थिंक वो एक बेटर स्ट्रेटेजी रहेगा। ओके, एक छोटा सा सवाल है हेमंत जी, क्या ये अपना जो लोन है वो बैंक शिफ्ट करने की भी सोच सकते हैं एट अ चीपर रेट किसी दूसरे बैंक में, अगर इनके पास ऑप्शन हो तो? सर, उन्होंने कहा कि रूरल एरिया में शायद कुछ इश्यूज होंगे तभी उन्होंने जाके इस रेट पे लिया, क्योंकि जिस समय पे उन्होंने लिया था उस समय तो इतने रेट्स नहीं थे शायद तभी। बट अगर डेफिनेटली अगर ऐसी कुछ ऑप्शन है तो बिल्कुल राइट। ओके, चलिए यहाँ पर एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के बाद भी हम चर्चा जारी रखेंगे। इनफैक्ट एक कॉलर भी हमारे साथ शामिल होंगे, उनसे हम करेंगे बातचीत। हरियाणा से बलबीर यादव साहब हमारे साथ कॉल पर बने हुए हैं। बस तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, फिर आगे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। मनी गुरु में आज हमारे साथ हैं वाइज इन्वेस्ट प्राइवेट लिमिटेड के सीईओ हेमंत रुस्तगी, और एक कॉलर से बात करते हैं हरियाणा से बलबीर यादव जी हमारे साथ हैं। बलबीर जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका अपने शो में। बताइए क्या जानना चाहेंगे हमारे एक्सपर्ट से। जी थैंक यू। मैं सीनियर सिटीजन हूँ। हेलो, हाँ मेरे पास कुछ बिल्कुल पैसा सर, सुन पा है। रहे हैं, अपना सवाल पूछिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मैं इस पैसे को कहाँ इन्वेस्ट करूँ ताकि मुझे बैंक के इंटरेस्ट से ज्यादा रिटर्न इसका मिले। ओके, कितनी रकम है सर? तकरीबन 25 लाख रुपए है। ओके, अब तक कहीं पर निवेश आपका हुआ है बलबीर जी? कहीं पर म्यूचुअल फंड में या फिर बैंक एफडी में ही कोई भी निवेश? अभी मैंने म्यूचुअल फंड में किया था, SBI सेविंग्स इक्विटी फंड में, लेकिन वो रिटर्न मेरा उसमें नेगेटिव जाने लग गया मेरा इन्वेस्ट करते ही, क्योंकि स्टॉक मार्केट ठीक से परफॉर्म नहीं कर रहा है। और मैं ये सोचता हूँ कि स्टॉक मार्केट आगे भी कुछ नेगेटिव में ही जाएगा आने वाले 1-2 साल के लिए। तो मेरा पेशेंस लूज हो गया था, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है वहां से कुछ लॉस लेके। ओके, ये वही पैसा है क्या सर जो 25 लाख आप निवेश करना चाह रहे हैं? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। ओके, और मुझे एक और बात आपसे समझनी है बलबीर जी, ये पैसा आपको किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए चाहिए कि आप उसको ग्रो करना चाहते हैं या इससे कुछ रेगुलर शायद इनकम लेना चाहें? मुझे तो ग्रोथ के लिए चाहिए, और हो सकता है ये मेरे नेक्स्ट जनरेशन के ही काम आए, क्योंकि मेरी उम्र अभी 70 इयर्स है मैडम। लेकिन पैसा ऐसे भी एब्सोल्युटली सर, उसको डेप्रिशिएट तो नहीं कर सकते। बिल्कुल सर, हम अपने एक्सपर्ट के जरिए आपकी मदद करते हैं। और हेमंत जी, कुछ क्लैरिफिकेशन आप लेना चाहेंगे या फिर इनको बताएंगे अब आप कि कहां पर ये अपना पैसा निवेश कर सकते हैं 25 लाख रुपए? नहीं, आई थिंक हमारे पास वो सब इंफॉर्मेशन है जो जिससे हम उनको बता सके कि उनके लिए क्या ठीक होगा।
देखिए, दो तीन इंपॉर्टेंट चीज है बलवीर जी आपके लिए। आपने कहा कि ये पैसा आप चाहते हैं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें जहां पे आपको जो रिटर्न है वो बैंक फिक्स डिपॉजिट से बेहतर रिटर्न मिले। तो जाहिर सी बात है, जब आप एक सेफर इंस्ट्रूमेंट से बाहर आते हैं तो आप चाहते हैं कि आपकी रिटर्न थोड़ी बेटर हो। दो एस्पेक्ट हमें देखने पड़ते हैं। एक तो ये कि ग्रॉस रिटर्न कितना मिलता है, दूसरा हमें ये देखना है कि पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना है यहाँ पे। और जब हम चाहते हैं कि हमारा रिटर्न जो है बैंक एफडी से ज्यादा हो, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना होगा कि कुछ ना कुछ रिस्क लेना पड़ेगा हमें। आपने कहा कि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो वो बेसिकली ग्रोथ के लिए है और आप चाहते हो कि आपकी नेक्स्ट जनरेशन के लिए वो पैसा काम आए। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आप किसी वहां से निकल के एक किसी मार्केट लिंक प्रोडक्ट जैसे म्यूचुअल फंड में आते हो, तो एक तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप सही तरीके का एसेट क्लास चुने, फंड सही चुने। दूसरी बात, आप मेंटली उसके लिए तैयार होइए। आपने कहा कि आपने इक्विटी फंड में इन्वेस्ट किया, मार्केट नीचे गया, आपको नुकसान हो गया, आपने उसको बंद कर दिया। आप ये समझिए कि जब किसी भी मार्केट लिंक प्रोडक्ट में आप जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन इक्विटी में कितना एक्सपोजर है, तो उसमें रिवॉर्ड भी उसी हिसाब से मिलेगा और रिस्क भी उसी हिसाब से मिलेगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपको रिटर्न बैंक एफडी से ज्यादा मिले, तो पहले तो आपको मेंटली तैयार होना है कि आपको रिस्क कहीं होगा। लेकिन रिस्क क्या है? रिस्क है वॉलेटिलिटी का। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर आप लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो 5 या 10 साल, क्योंकि आप चाहते हो कि आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके लिए पैसा हो, आपके पास समय है उतना, तो अगर वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में हो भी तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लॉन्ग टर्म में आप अच्छा पैसा बना सकते हो। तो दो तरह की अप्रोच ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी ना हो लेकिन एक हेल्दी रिटर्न आपको मिले, तो फिर जो हाइब्रिड फंड्स होते हैं उनमें आप जाइए, जैसे इक्विटी सेविंग फंड हो गए या फिर जो बैलेंस एडवांटेज फंड हो गए। दूसरा, अगर आप चाहते हो कि नहीं, अगर कुछ वॉलेटिलिटी शॉर्ट टर्म में आया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा बनाना है, अच्छा पैसा बनाना है, तो फिर आप एक मिक्स ले सकते हो हाइब्रिड या इक्विटी फंड का। लेकिन क्योंकि आपके पास एक मुश्त रकम है, अगर आप मान लीजिए इक्विटी फंड में जाते हो, तो मैं ये डेफिनेटली ऐसा रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप पूरा का पूरा पैसा इस समय पे डालें। हालांकि ये लेवल जो है काफी अच्छे हैं, लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा। ये कहना तो मुश्किल है कि वॉलेटिलिटी 1 साल रहेगी या उससे कम रहेगी। हाँ, लेकिन ये पक्की बात है कि ये वॉलेटिलिटी अभी कुछ समय तक बनी रहेगी। तो उसका फायदा आप कैसे उठाएंगे? आप एक मिक्स स्ट्रैटेजी इस्तेमाल करेंगे कि जैसे आपके पास मान लीजिए 25 लाख है, तो आप 8 या 10 लाख से शुरुआत कर सकते हैं लमसम में, और बाकी जिसको हम कहते हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान, उसके द्वारा आप लिक्विड फंड से पैसा इक्विटी फंड में डालिए, ताकि आपको जो वॉलेटिलिटी के टाइम पे एवरेजिंग का फायदा होना चाहिए वो हो। अगर आप इक्विटी में नहीं जाना चाहते हो, तो जैसे मैंने आपको कहा कि बैलेंस एडवांटेज या इक्विटी सेविंग फंड, उसमें 2-3 फंड मैं आपको बता देता हूं, जैसे कोटक इक्विटी सेविंग और बैलेंस एडवांटेज में अगर आप जाएंगे तो जैसे आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज है, निप्पॉन बैलेंस एडवांटेज है, कोटक बैलेंस एडवांटेज है। इन फंड्स में इक्विटी में एक्सपोजर मार्केट लेवल के हिसाब से कम या ज्यादा होता है। यानी अगर मार्केट ऊपर लेवल गया तो इक्विटी का एक्सपोजर कम होता है, मार्केट अगर नीचे हुआ तो फंड मैनेजर इक्विटी का एक्सपोजर बढ़ाता है। तो आपके जैसे निवेशक के लिए जो चाहते हैं कि रिटर्न हेल्दी मिले और बहुत ज्यादा रिस्क भी ना हो, तो मुझे लगता है ये स्ट्रैटेजी सही है। लेकिन अगर आप बहुत क्लियर है कि वॉलेटिलिटी हो तो कोई बात नहीं, हम उसको देख लेंगे, लेकिन लंबे समय में हमको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, फिर आपको इक्विटी फंड में जाना। ओके बलबीर जी, होपफुली आपको मदद मिली होगी हमारे एक्सपर्ट के सुझाव से। ऑल द वेरी बेस्ट आपके निवेश के लिए। और शो एंड करने से पहले, रैप अप करने से पहले, जिस टॉपिक पर आज हम बात कर रहे थे, एसआईपी करें या ईएमआई बढ़ाएं, उसको अगर हम सम अप करें आपके कुछ पॉइंटेड सुझावों से, तो वो क्या होगा कि प्रीपेमेंट सही या फिर एसआईपी जारी रहे? नहीं, देखिए, ये क्लियरली डिपेंड करेगा स्वाति आपकी पर्सनल सिचुएशन के ऊपर। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि अगर मैं इसको इंडिपेंडेंटली एनालाइज करूं तो ये बहुत अच्छी बात है कि अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उसको लोन्स को प्रीपे कर दूं, ताकि मेरा जो बोझ है वो कम हो, मेरा इंटरेस्ट रेट का जो बोझ है वो कम हो जाए। लेकिन आपकी अपनी पर्सनल सिचुएशन को देखना बहुत जरूरी है। मेरा हमेशा ये मानना है कि लोन प्रीपे करना एक अच्छी बात है, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर अदर गोल्स, क्योंकि बाकी जो गोल्स हैं आपके लिए, आपके परिवार के लिए उतने ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट एक घर बनाना है। तो अपनी पर्सनल सिचुएशन को देखिए, एक थंब रूल को फॉलो मत कीजिए। अगर आपके पास कैपेसिटी है कि आप अपने गोल्स के लिए भी इन्वेस्ट कर सके, उसके बाद भी आपके पास पैसा है, और टैक्स जो मैंने कहा उस एस्पेक्ट को कंसीडर करके अगर आप फिर करना चाहें तो डेफिनेटली कीजिए। बट जैसा मैंने कहा, दोनों तरफ नजर रखिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ घर पे फोकस करके बाकी गोल्स को इग्नोर करें। बिल्कुल। तो जैसा हेमंत जी बता रहे हैं कि आप हर किसी के अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है, लेकिन हाँ, अपने फाइनेंशियल गोल से
कॉम्प्रोमाइज करके सिर्फ कर्ज का बोझ कम करने के लिए आपको नहीं करना है। जैसे हमारे पहले कॉलर की सिचुएशन में था, बहुत ज्यादा रेट पे वो इंटरेस्ट दे रहे थे, उस सिचुएशन में हम कह सकते हैं कि जितना जल्दी हो आप कर्ज चुका दे तो बेहतर है। बहुत धन्यवाद करेंगे हेमंत जी, आप हमारे साथ आज मनी गुरु में शामिल हुए। आज के शो में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए और जाने से पहले, इस शो को खत्म करने से पहले सवाल पूछने का तरीका आपके लिए छोड़कर जाते हैं। सवाल जरूर पूछे, अपना पूरा नाम लिखिएगा, अपना फोन नंबर, अपनी उम्र के साथ, और अगले शो में आपका सवाल हम जरूर शामिल करेंगे। फिलहाल इस शो में बस इतना ही, देखते रहिए जी बिजनेस।